तदयुक्त शुभकारिणाम। अर्थात दशास्वपि भवेद योग, अर्थात किसी योग कारक ग्रह की महादशा चल रही हो और उसी में योग कारक ग्रह की महादशा में अंतरदशा भी योग कारक की चल रही हो और उसमें प्रत्यंतर दशा इन दोनों के योग कारक ग्रह की महादशा में अंतरदशा भी योग कारक ग्रह की हो, इन दोनों से संबंधित रहित अन्य ग्रहों की प्रत्यंतर दशा में अवश्य शुभ फल की प्राप्ति होगी। दशा द्वयी मध्यगतस् तदयुक्त शुभकारिणाम। दशा योग कारक ग्रह की महादशा और योग कारक ग्रह की अंतरदशा के बीच में प्रत्यंतर दशा में शुभ फल की प्राप्ति होगी, ऐसा जानना चाहिए। यह श्लोक यह बता रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा श्लोक में क्या बता रहे हैं ये जानने का प्रयास करेंगे। योग कारक संबंधात पापिनोपि ग्रहा स्वतः तत्तद भुक्त्यनुसारेण दिशेयुर्योगजम फलम। अर्थात योग कारक ग्रह के साथ संबंध होने से त्रिषणाय अर्थात तृतीय भाव, षष्ठम भाव और अर्थात आय भाव अर्थात एकादश भाव भी अपनी दशा में शुभ ग्रह की अंतरदशा में शुभ फल देते हैं। अर्थात कहने का सारांश यह है, जब योग कारक ग्रह की महादशा चल रही हो और योग कारक ग्रह के साथ संबंध, अर्थात संबंध चार प्रकार का होता है, हमने पहले ही जाना था। स्थान संबंध, दृष्टि संबंध, स्थान दृष्टि संबंध और युति संबंध। ये चार प्रकार के संबंध में से किसी भी एक प्रकार का संबंध योग कारक ग्रह की महादशा में तृतीय, षष्ठ और एकादश स्थान के अधिपति राशियों के स्वामियों के जो है संबंध बन रहे हो तो भी शुभ फल प्रदान करेगा, उस ग्रह की अंतरदशा में शुभ फल ही देगा। योग कारक ग्रह की महादशा हो और त्रिषणाय तृतीय, षष्ठम और एकादश स्थान के स्वामी का चार प्रकार के संबंधों में से किसी एक प्रकार का संबंध बन रहा हो तो उसकी अंतरदशा में भी शुभ फल ही प्रदान करेगा, ऐसा बता रहे हैं। अर्थात योग कारक ग्रह के साथ संबंध होने से पापी ग्रह की दशा में भी जब शुभदायी ग्रह की अंतरदशा होती है तब वह शुभ ही फल होता है। ठीक है, सभी को समझ में आया? गुरुदेव एक बार कुंडली का उदाहरण बना के समझा दीजिए ना। जी, अब ये क्या कह रहे हैं, अर्थात किसी योग कारक ग्रह की महादशा में त्रिषणाय अर्थात तृतीय, षष्ठम और एकादश इस स्थान में जो राशि होगा, इस राशियों का संबंध अगर योग कारक ग्रह के साथ दृष्टि स्थान अर्थात स्थान संबंध हो रहा हो या दृष्टि संबंध हो रहा हो या स्थान दृष्टि संबंध हो रहा हो या युति संबंध हो रहा हो, तो योग कारक ग्रह कहाँ कहाँ से होंगे? आपके पंचम, नवम और भाग्य स्थान के अधिपति की दशा अंतरदशा जो है ये योग कारक होते हैं किसी भी कुंडली में। तो हमें बाद में आपको पढ़ाऊंगा कौन से मेष लग्न में कौन कौन से ग्रह कारक होते हैं, कौन से अकारक होते हैं, वृष राशि वृष लग्न में कौन से ग्रह कारक होते हैं, अकारक होते हैं, इत्यादियों के बारे में भी हम जानेंगे आगे। तो योग कारक ग्रह की महादशा हो और तृतीय और षष्ठम और एकादश स्थान के जो राशियों के मालिक होंगे उनके साथ अर्थात तृतीय, षष्ठम, एकादश स्थान के जो राशि होंगे उस राशियों के स्वामी अर्थात योग कारक ग्रह की राशि में बैठे हो और योग कारक ग्रह का ग्रह जो होगा वो आपका तृतीय, षष्ठम और एकादश स्थान में बैठने से ये स्थान संबंध हुआ। या योग कारक ग्रह जो है आपका ये तृतीय, षष्ठम और एकादश स्थान के अधिपति राशियों के मालिक को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो
और ये तृतीय, षष्टम और एकादश के स्थान के जो राशियों के स्वामी होंगे वो योग कारक ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ये दृष्टि संबंध हुआ। और तीसरा हुआ आपका योग कारक ग्रह जो है त्रिषणाय भाव में बैठा और त्रिषणाय भाव तृतीय, षष्टम और एकादश स्थान के अधिपति उसको पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो ये स्थान दृष्टि संबंध हुआ। या चौथा संबंध हुआ युति संबंध, अर्थात तृतीय, षष्टम, एकादश स्थान के अधिपति योग कारक ग्रह एक ही भाव में बैठा हो किसी भी भाव में तो ये युति संबंध हुआ। ये किसी प्रकार के संबंध स्थापित करता है तो इसकी महादशा अंतरदशा में वो शुभ फल ही प्रदान करेगा, अर्थात वो अशुभ फल प्रदान नहीं करेगा, ऐसा जानना चाहिए। ये पराशर सिद्धांत में बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं केंद्र त्रिकोणाधिपयो रेकत्वे योग कारको अन्य त्रिकोण पतिना संबंधो यदि किम परम। केंद्र और त्रिकोण का संबंध ही योग कारक होता है। तो यह कह रहे हैं केंद्र और त्रिकोण स्थान के स्वामी यदि एक ही हो तो योग कारक होते हैं। और इनमें से यदि दूसरे त्रिकोण के स्वामी के साथ भी संबंध हो तो इसमें उत्तम अन्य कोई भाग्यकारी योग नहीं होता। अथवा केंद्रेश के साथ दोनों त्रिकोणेश का संबंध हो तो भी परमोत्तम भाग्य योग कारक होते हैं। उदाहरण ये कह रहे हैं तो ये 1, 4, 7, 10 ये भाव को केंद्र कहते हैं और ये पंचम और नवम इनको त्रिकोण कहते हैं। ये अगर केंद्र स्थान के अधिपति और राशियों के स्वामी और पंचम और नवम भाग्य स्थान के राशियों के स्वामी का अगर संबंध बनता है तो योग कारक होता है। ये पहला यहाँ तक। केंद्र और त्रिकोण स्थान के स्वामी यदि एक ही हो तो योग कारक होते हैं। मान लीजिए कभी कभी होता है दशम और एकादश ऐसे राशि पड़ जाता है तो आपका क्या हुआ, ये दशम स्थान का अधिपति चतुर्थ, ये 10 नंबर चतुर्थ स्थान में मकर राशि है और पंचम स्थान में कुंभ राशि है। ये दोनों राशियों का स्वामी कौन हुआ, शनि हुआ। ठीक है, तो ये परम योग कारक होता है। तो किसी कुंडली में ऐसा भी होता है कि जो है मेष राशि पड़ा है पंचम भाव में और वृश्चिक राशि पड़ा है आपका। अब देखिए मान लीजिए अब योग कारक कैसे होता है, जैसे कि यहाँ मेष, यहाँ 2 वृष, या 3 मिथुन, 4 कर्कट, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि अब मान लीजिए दोनों भावों का अधिपति होता है कभी कभी, जैसे कि तो वो परम योग कारक होता है। अब जैसे कि यहाँ केंद्र में भी इसका सब ये जो है यहाँ भी पढ़ रहा हो राशि और आपका इसमें नहीं पढ़ा, जैसे कि वो शनि का भी मैंने उदाहरण दिया था आपका, उसमें होता है। मान लीजिए ये आपका यहाँ 10 नंबर का राशि पड़ा, इधर 11, ये 12, ये 1, ये 2, इधर 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। ठीक है, तो ये त्रिकोण का अधिपति भी शनि हो गया, केंद्र का अधिपति भी शनि हो गया। ये परम योग कारक होता है कुंडली में। ठीक है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का अधिपति शनि होने के कारण परम योग कारक हुआ। तो इनमें यदि दूसरे त्रिकोण के स्वामी के साथ भी संबंध हो, अर्थात मान लीजिए अन्य त्रिकोण के स्वामी, अर्थात ये पंचम स्थान का अधिपति बुध और शनि का अगर ये कुंडली में अगर संबंध बनता है, अर्थात स्थान संबंध, बुध के कन्या राशि में शनि बैठा हो और शनि के घर में आपका बुध बैठा हो तो ये स्थान संबंध, ये श्रेष्ठ योग कारक हो जाएगा। या आपका दृष्टि संबंध, अर्थात शनि को बुध देख रहा हो और बुध शनि को देख रहा हो पूर्ण दृष्टि से। मान लीजिए बुध आपका यहाँ बैठा और शनि यहाँ बैठा हो
शनि बुध को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, बुध शनि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो ये दृष्टि संबंध हुआ। या तीसरा स्थान दृष्टि संबंध, अर्थात शनि जो है बुध के घर में बैठा है, बुध पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। मान लीजिए शनि यहाँ बुध के घर में शनि बैठा है और बुध यहाँ से पूर्ण दृष्टि से बुध देख रहा हो, ये स्थान दृष्टि संबंध हुआ। या आपका युति संबंध, शनि और बुध एक ही भाव में कहीं भी बैठा है, जहां यहाँ बुध बैठा है यहाँ भी शनि बैठा है, तो आपका युति संबंध हुआ। ये इस प्रकार से अगर संबंध होता है तो श्रेष्ठ फल जानना चाहिए। स्थान संबंध होगा तो 100% बलशाली होगा। फिर उसके बाद दृष्टि संबंध होगा तो आपका 75% बलशाली होगा। फिर उसके बाद स्थान दृष्टि संबंध होगा तो 50% बलशाली होगा। और युति संबंध हुआ तो 25% बलशाली होगा। वैसे घटते जाएंगे क्रम से, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि अगर केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है तो परम योग कारक होता है, ऐसा जानना चाहिए। अन्य त्रिकोण पतिना संबंधो यदि किम परम, अन्य त्रिकोण के साथ भी संबंध हो जाता है तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, जानना चाहिए। अब यहाँ उदाहरण भी बता रहे हैं। अब यहाँ कर्कट लग्न में, कर्कट लग्न, ऐसे कर्कट लग्न का एक उदाहरण दे करके समझाते हैं। अब ये मान लीजिए कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, अब वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। अब ये कुंडली में क्या होता है, कर्म स्थान का अधिपति भी मंगल है, त्रिकोण स्थान का अधिपति भी मंगल है, केंद्र और त्रिकोण। ये कुंडली में कर्कट लग्न में परम योग कारक होता है मंगल ग्रह, क्योंकि त्रिकोण और केंद्र का अधिपति मंगल होने के कारण। तो यहाँ आगे उदाहरण दे करके बताते हैं। कर्कट लग्न में मंगल पंचमेश और दशमेश होने से, केंद्र त्रिकोण का एकाधिपति होने से योग कारक है। इसी अवस्था में यदि मंगल स्वराशि, उच्च राशि या शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो तो बलवान हो जाने से शुभ फल ही देगा। वस्तुतः यह योग वृष, कर्कट, सिंह, तुला, मकर एवं कुंभ लग्न की कुंडलियों में ही घटित होगा। इस प्रकार एकाधिपत्वेन योग कारक ग्रह का संबंध किसी अन्य त्रिकोण से भी हो तो परम योग, परमोत्कृष्ट योग होता है। तो ये मंगल योग कार्य हो गया। तो दूसरा त्रिकोण ऐसा हो गया आपका बृहस्पति या मीन राशि होने के कारण। तो मंगल को कहीं भी, मंगल और देवगुरु बृहस्पति का अगर संबंध बनता है, मंगल के घर में बृहस्पति बैठा हो या बृहस्पति के घर में मंगल बैठा हो, श्रेष्ठ फल देगा, ये अत्यंत श्रेष्ठ फल देगा। ये तो पहला संबंध हुआ, स्थान संबंध। परस्पर एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो दृष्टि संबंध होगा, तो भी यह श्रेष्ठ फल देगा। फिर स्थान दृष्टि संबंध, अर्थात मंगल के घर में बृहस्पति बैठा हो और मंगल पूर्ण दृष्टि से देखता हो, या बृहस्पति के घर में मंगल बैठा हो और बृहस्पति के घर में मंगल बैठा और बृहस्पति मंगल को पूर्ण दृष्टि से देखता हो, या मंगल और बृहस्पति किसी एक भाव में एक ही जगह बैठे हो, युति संबंध हो, तो भी श्रेष्ठ फल देगा, ऐसा जानना चाहिए। समझ में आया कि नहीं, बताएं। जी गुरुजी आ गया। जी, तो यही कहने का सारांश यह था। तो आगे बढ़ते हैं। आगे अष्टम श्लोक में कहते हैं, यह फॉर्मूला याद करना है तो ही आपको आनंद आएगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तो आनंद नहीं आएगा। जैसे मैंने शनि का उदाहरण दिया था, केंद्र और त्रिकोण का अधिपति हुआ। अभी कर्कट लग्न में आपका वृश्चिक राशि पंचमेश हुआ और अष्टम में मेष राशि होने के कारण जो है मंगल परम योग कारक हुआ, केंद्र और त्रिकोण का एक ही ग्रह अधिपति होगा होने के कारण। तो आगे कह रहे हैं, तो आगे क्या कह रहे हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। यदि केंद्रे त्रिकोणे व
निवसेताम तमो ग्रहो नाथे नान्यतरेणापि संबंधाद्योग कारकौ। अर्थात केंद्र या त्रिकोण में यदि राहु व केतु हो तो केंद्रेश व त्रिकोणेश किसी के साथ संबंध होने से वे भाग्य योग कारक होते हैं। केंद्र व त्रिकोणेश के साथ या त्रिकोणेश में केंद्र के साथ हो तो विशेष योग जानना चाहिए। तो राहु और केतु भी केंद्र के साथ अगर संबंध बनाते हैं वो भी भाग्योदय के कारक बन जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए, ये बता रहे हैं। केंद्र कहते हैं 1 4 7 10 भाव को, त्रिकोण कहते हैं पंचम नवम में। यदि राहु व केतु हो इन भावों में तो केंद्रेश व त्रिकोणेश किसी के साथ संबंध होने पर केंद्र स्थान का अधिपति या त्रिकोण स्थान के अधिपतियों के साथ स्थान संबंध, दृश्य संबंध या स्थान दृश्य संबंध या युति संबंध होने पर भाग्योदय कारक होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। यह जाना जा चुका है कि राहु केतु जिस भाव में स्थित होते हैं उसी भाव के स्वामी ग्रह के अनुसार फल देते हैं। केंद्र में स्थित होकर राहु या केतु स्वामी ग्रह से के अनुसार फल देते हैं। इसी प्रकार केंद्र में स्थित होकर राहु या केतु त्रिकोणेश से संबंध करे या त्रिकोणेश में राहु केतु स्थित होकर केंद्र से संबंध युति या दृष्टि करेगा तो वह योग उसी प्रकार फलीभूत होगा जिस प्रकार केंद्र त्रिकोण से पारस्परिक संबंध से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अभी पहले का जैसे मैंने बताया था, ये अगर राहु केतु केंद्र स्थान के अधिपति के साथ संबंध रखे या त्रिकोण स्थान के अधिपति के साथ संबंध रखेंगे तो उन्हीं के अनुसार ये फल प्रदान करने वाले होंगे, ऐसा जानना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। सभी को समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताएं। आयुष्मान पराशर जी समझ में आया? थोड़ा बहुत है गुरुदेव। इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, अगर समझ में नहीं आएगा फिर मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है? जी। पढ़ने के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकल उसको पढ़ करके आप घट यह है नवम भाव में, ये कहने का यह स्थिति। नवम भाव का अधिपति 10म भाव में बैठा हो और 10म भाव का अधिपति नवम भाव में बैठा हो तो ये आपका योग कारक होता है। लेकिन रंध्र लाभाधिपो यदि, अर्थात आय स्थान का स्वामी और अष्टम स्थान का अधिपति से अगर ये किसी प्रकार से संबंध स्थापित करते हैं तो ये परम योग कारक जो है वो योग कारक नहीं होता है, वो राजयोग भंग हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात एकादश और अष्टमेश के साथ नवमेश और दशमेश का अगर किसी प्रकार का संबंध बने तो ये भंग हो जाता है। तो नवमेश दशमेश के साथ अर्थात केंद्र त्रिकोण के संबंध में यदि अष्टमेश और लाभेश का संबंध हो तो भाग्य योग नहीं होता है, अर्थात राजयोग भंग हो जाता है। ठीक है, सभी को समझ में आया कि नहीं? जी, आ गया। गुरुजी एकादश भाव तो आय का स्थान है और आय का और अष्टम का दोनों का संबंध। मतलब ये क्या कह रहे हैं,
आय स्थान का संबंध और अष्टम स्थान का संबंध अगर इनके साथ बनता, क्योंकि देखिए अशुभ स्थान बताया गया है, तृतीय, षष्टम और एकादश स्थान, इसको भी अशुभ स्थान बताया गया है। और आपको द्वितीय स्थान ये मारक स्थान है, और अष्टम स्थान और ये द्वादश स्थान, इसको भी, ये 6 भावों को अशुभ भाव माना जाता है और 6 भाव को शुभ माना जाता है। 1, 4, 7, 10 और पंचम और नवम, इसको शुभ स्थान माना जाता है 6 भावों को, और 6 भावों को अशुभ स्थान माना जाता है। जी गुरु जी। तो यही कह रहे हैं कि वो राजयोग बन रहा है तो उसको भंग कर देता है जब एकादश और अष्टमेश के साथ 4 प्रकार में से किसी प्रकार का एक संबंध होने पर। तो ये कह रहे हैं त्रिकोण और केंद्र भावों के स्वामी ग्रह अष्टमेश और एकादशेश हो तो राजयोग भंग माना जाएगा। त्रिकोण और केंद्र भावों के स्वामी ग्रह अगर मान लीजिए इस प्रकार का अगर होता है तो राजयोग भंग हो जाता है। कैसे? मान लीजिए मकर राशि, इसका भी मकर और अष्टम, ये न भाग्येश और अष्टमेश, ये दोनों का स्वामी हो गया शनि, तो ये भंग हो जाएगा। या मान लीजिए या दशम और एकादश राशि पड़े तो ये दोनों का अधिपति होने के कारण ये शनि जो है ये भंग कर देगा राजयोग। ठीक है जी। जी गुरु जी। अगर अष्टमेश गुरु होगा तो मतलब ये कह रहा है केंद्र और त्रिकोण, एकादशेश और अष्टमेश कोई भी ग्रह हो और केंद्र और त्रिकोण का भी और राशि का अधिपति भी बन रहा हो तो वो श्रेष्ठ फल नहीं देगा, वो राजयोग भंग कर देगा। जी गुरुदेव। तो ये बता रहे हैं, ये जो है अब ये उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मेष लग्न में शनि कर्म और एकादश स्थान का स्वामी मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ बोल रहे हैं मिथुन लग्न। अब यहाँ 3 मिथुन लग्न होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10 और यहाँ 11, ये 12, 1, ये 2। तो ये नवमेश और अष्टमेश शनि हुआ, ये भी आपको राजयोग भंग कर देगा। इन दोनों लग्नों में ही यह घटित होता है, लेकिन यह योग तभी घटित होगा जबकि कुंडली में राजयोग रहेगा। ठीक है जी गुरु जी। अगर ये आपका कर्म स्थान का और आय स्थान का अधिपति होकर के आपका अन्य भाव पंचमेश या केंद्र स्थान के साथ संबंध स्थापित करता है, 4 प्रकार में से किसी प्रकार का संबंध, तो राजयोग बन रहा है तो वो राजयोग को भंग कर देगा। ठीक है चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ये जो सूत्र वगैरह पढ़ाए हैं इसको याद करने के लिए प्रयास करिएगा। तो राजीव श्रीमाली जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।